नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मिट्टी को रोग मुक्त करने के लिए करें सौरीकरण। गर्भित दुधारू पशुओं की देखरेख का सही तरीका। अच्छी उपज के लिए सबसे जरूरी है मिट्टी का उपजाऊ और स्वस्थ होना, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि किसान मिट्टी में लगातार खेती करते रहते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के कीट और फफूंद मिट्टी में पनपने लगते हैं और जैसे ही किसान नई फसल की बोई करते हैं, ये दोनों ही फसल को अपनी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए मिट्टी को भी उपचारित करना जरूरी है। इसके लिए किसान इस समय मिट्टी का सौरीकरण कर सकते हैं। तो क्या है सौरीकरण प्रक्रिया और इसे कैसे करना है, बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार। मृदा जनित रोग, खरपतवार और कीट के लिए प्रभावी नियंत्रण किसानों के लिए एक गंभीर चुनौती है। मृदा में रसायनों का एक सीमा से अधिक प्रयोग करना मिट्टी की भौतिक दशा को खराब करता है। साथ ही इसका दुष्प्रभाव मानव और पशुओं पर भी काफी पाया गया है। ऐसे में मिट्टी का सौरीकरण करके काफी हद तक इन हानिकारक गतिविधियों को कम कर सकते हैं। सोलराइजेशन मीन्स सन का जो धूप है, उससे जो गर्मी आती है, उसका हम कृषि में कैसे उपयोग करें, इसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। आप देखिए, हमारी पुरानी जो पद्धति थी उसमें गर्मी के दिनों में खेत में जो प्लॉइंग होता था तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जो था वो खेत से खत्म हो जाते थे और वहाँ पर लाभकारी जो कीटाणु हैं उनका उद्गम ज़्यादा होता था, उनका बढ़ाव ज़्यादा होता था। तो आप जानते हैं कि हमारे जो सन है उसमें कितने तरह के रे होते हैं। उसमें अल्ट्रा वायोलेट रे होता है, यूवी विजिबल रे होता है। जो अल्ट्रा वायोलेट रे होता है वो 1 to 4 माइक्रोमीटर वेव लेंथ का होता है। ये जब ऊपर से आता है तो सॉइल के अंदर यदि आपको प्लॉइंग किया हुआ है तो ये 15-20 सेंटीमीटर तक नीचे जाता है और यहाँ पर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, एक्टिनोमाइसीट्स हैं, इनको बहुत ही सक्सेसफुली वो किल कर देता है। लेकिन आपको बैसिलस, सीडोमोनास, ये सब जो फेवरेबल बैक्टीरिया है खेती के लिए, इसको बढ़ावा देता है। अपने देश में आमतौर पर मई जून माह में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। इन महीनों के तापक्रम का लाभ उठाते हुए किसान मृदा सौरीकरण की तकनीक अपना सकते हैं। इस विधि में सूर्य के ताप के द्वारा कीटों के अंडे, रोगाणुओं और खरपतवारों के बीजों को नष्ट किया जाता है। ये विधि काफी सस्ती और प्रभावी है। साथ ही मृदा स्वास्थ्य को अच्छा करने और पादपों पर जरूरी खनिज तत्व उपलब्ध कराने में भी मददगार है। तो इस तरह हम इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करें, तो पहले तो लोग ऐसे ही प्लॉइंग कर देते थे, लेकिन आजकल आपका एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आता है। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से यदि आप प्लॉइंग करने के बाद खेत को ढक देंगे तो जो यूवी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो सॉइल के अंदर जाती है और पुनः जब वो रिटर्न होती है तो उसका वेव लेंथ लंबा हो जाता है और वो पॉलीथीन से ट्रैप हो जाता है, जिससे हमारा टेम्परेचर सॉइल का बढ़ जाता है और हमारा जो सोलराइजेशन की प्रक्रिया है वो काफी तेज हो जाती है। मृदा सौरीकरण के अंतर्गत पत्ती पारदर्शी प्लास्टिक चादर, जो कि लगभग 0.05 mm या 20 से 25 माइक्रोमीटर की होती है, का प्रयोग किया जाता है।
इसके साथ ही ये काली पॉलिथीन सीड की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती है। सौर ऊष्मा के अधिकतम शोषण तथा मृदा के तापमान में अधिकतम वृद्धि के लिए पॉलिथीन को इस तरह से बिछाना चाहिए कि जमीन से बिल्कुल चिपकी रहे और उसके नीचे कम से कम हवा रहे। इसके लिए पॉलिथीन को बिछाकर चारों ओर मिट्टी से पॉलिथीन को अच्छी तरह से दबा दें, जिससे सौर ऊष्मा का अधिक शोषण एवं मृदा के तापमान में अधिक वृद्धि हो सके। इस प्रक्रिया में सूर्य की किरणों का कुछ हिस्सा पारदर्शी पॉलिथीन से प्रेषित होकर मृदा की सतह पर अवशोषित हो जाता है और संरक्षित तापमान में परावर्तित हो जाता है। प्लास्टिक पानी के वाष्पीकरण को मृदा से वातावरण में जाने से रोकता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा हो जाता है। ये भूमि के तापमान में वृद्धि करता है। इसके लिए 4 से 6 हफ्तों के लिए मृदा को प्लास्टिक चादर से ढक दिया जाता है। मृदा सौरीकरण के दौरान मृदा का तापमान 35 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह मृदा प्रकार, मृदा गहराई, ऋतु, स्थान एवं अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया में मृदा के अस्थिर यौगिकों में परिवर्तन होता है। मृदा सौरीकरण कई मुख्य रोग कारक, कवकों, फ्यूजेरियम, जीवाणुओं आदि को नष्ट करने में काफी कारगर पाई गई है। यह बहुत से निमोटोड के प्रति भी काफी प्रभावकारी पाई गई है। सौरीकरण की प्रक्रिया के आरंभ में उपयोगी सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी आती है, परंतु काफी तेजी से इनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगती है। पादप पोषक तत्वों में बढ़ोतरी होने के साथ साथ लाभदायक जीवाणुओं में भी बढ़ोतरी होती है। तीव्र गर्मी वाले महीनों में जब खेत में कोई फसल नहीं हो, सूर्यकरण करना तथा अधिक से अधिक समय तक पॉलिथीन बिछाकर रखने से इस तकनीक की सफलता में वृद्धि होती है। शोध अध्ययनों के आधार पर पाया गया है कि दक्षिण भाग में अप्रैल से मई तथा उत्तरी भाग में मई से जून माह के दौरान मृदा सौरीकरण करना अति उत्तम होगा, क्योंकि उन महीनों में वायुमंडलीय तापमान अधिक और आसमान साफ रहता है। इससे हमारे जो इंसेक्ट, पेस्ट या हार्मफुल फंगी को किल करने में विदाउट ये जो हमारा टेक्निक है, इसमें एक पैसे की खर्च नहीं है और इसको आसानी से हमारे किसान भाई अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। तो रबी के बाद सन का इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आप देखे होंगे टेम्परेचर अभी भी अप होता जा रहा है। तो ये जो समय है ये सोलराइजेशन के लिए बेस्ट समय माना जाएगा और अगर आप अभी सोलराइजेशन कीजिएगा, इसका इम्पैक्ट आपको आने वाला खरीफ सीजन में बहुत अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता। पशु समय से गर्भ धारण करें और उससे अच्छे बछड़े बछड़ियां प्राप्त हों। इसके लिए गर्भित पशुओं की खास देखरेख की जरूरत है, लेकिन अक्सर पशुपालकों को इनकी सही देखरेख की पूरी जानकारी नहीं होती है, जिससे उन्हें काफी नुकसान होता है। इसलिए आज हम गर्भित पशुओं की सही देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी लाए हैं, जिसे हमारे बीच साझा कर रहे हैं जिला रांची के पशु चिकित्सक डॉक्टर आलोक पांडे। पशु रखते हैं, दुधारू पशु रखते हैं। दुधारू पशु में खास करके जो हम लोग गाय भैंस का जो है, अगर गाभिन होती है, दूध दे रही है, तो सबसे जरूरी चीज है कि 2 महीने पहले उसको दूध को सुखाना होता है। अगर दूध देने वाली गाय है तो उसके दूध को सुखाइए। तो आहार जो आप उसको देते हैं, उन दाना मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके कम कीजिए। धीरे धीरे करके जैसे ही दूध कम हो तो उसके बाद सूखा जाता है, तो वहाँ पर कोई भी जो जीवाणुनाशक घोल है दवा का, उसको वहाँ पर लगा देना है थन पे। और ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारे जो गाय है वो जो हमने दाना मिश्रण जो कम किया था, फिर उसको धीरे धीरे पुनः स्थापित करना है, उसको ज़्यादा देना है।
किसी भी जानवर को जो आप दाना मिश्रण देते हैं वो जीवन यापन के लिए जो है 1 किलो करीब करीब आप देते हैं, और इसके लिए अतिरिक्त आपको 1 से 1.5 किलो देने की आवश्यकता है गर्भवती गाय को। किसान भाइयों, गर्भित पशु को गर्भकाल के समय पूर्ण और संतुलित आहार देना चाहिए। गर्भित पशु को प्रतिदिन 25 से 30 किलो हरा चारा, सूखा चारा, 5 से 6 किलो खल्ली, 1 किलो खनिज मिश्रण, 50 ग्राम नमक, 30 ग्राम और 45 से 60 लीटर स्वच्छ और ताजा पानी प्रतिदिन पीने के लिए अनिवार्य रूप से देना चाहिए। आहार की खुराक जो है उसमें हरे चारे की मात्रा बढ़ा देनी है, और हरा चारा में बहुत ज्यादा दलीय दाना मत दीजिए। तो गर्भवती गाय को खाना में जो है कम से कम 1 से 1.5 किलो दाना मिश्रण बढ़ाना चाहिए। तो मिनरल मिक्सचर कम से कम 50 ग्राम रोज उसको मिलना जरूरी है, क्योंकि जो गाय का जो बच्चा जो अंदर जा रहा है उसके भी ग्रोथ के लिए जरूरी है, और उसके आहार में ये आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे नज़दीक समय आते जाता है बच्चा देने का, उस समय देख रेख एकदम कीजिए। खास करके अगर पॉसिबल हो तो आप अलग रखिए, अलग नहीं संभव है सब गाय के साथ रखना है तो इतना जरूर ध्यान रखिए कि वैसी गाय के साथ नहीं रखा जाए जो कि गाय लड़ाई करती हो, जो कि उसको हार्म पहुंचा सकती हो। वैसी गाय के साथ कभी भी उसको नहीं रखें। और दूसरी चीज, वैसी गाय के साथ नहीं रखना है जो किसी कारण से उसका गर्भपात हुआ हो। अगर गर्भपात किसी जानवर का हुआ है तो उसके नजदीक में इस अपने गर्भवती गाय को नहीं जाने दीजिए, ये बहुत जरूरी चीज है। गर्भवत पशु के गर्भ का विकास 6 से 7 माह के दौरान तीव्र गति से होता है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। गर्भवत पशु को चराने के लिए अधिक दूर तक नहीं ले जाना चाहिए और उबड़ खाबड़ रास्तों पर नहीं घुमाना चाहिए। उठने बैठने के लिए पर्याप्त स्थान देने की जरूरत होती है। पशु जहां बंधा हो उसके पीछे के हिस्से का फर्श आगे से कुछ ऊंचा उठा होना चाहिए। और दूसरी ये है कि जैसे जैसे प्रसव का समय नजदीक आता है, आप उस समय बच्चा होने के समय में आपको पता लग जाता है कि बच्चा होने वाला है। कभी कभी गाय खड़े अवस्था में बच्चा देती है, कभी बैठ के बच्चा देती है। तो गाय अगर खड़े अवस्था में बच्चा देगी तो बच्चा जो है वो गिर सकता है और उसको चोट लग सकती है। इसलिए उस समय आप जब बच्चा देने का समय आए तो निश्चित रूप से वहाँ पर आप जो पशु अटेंडेंट है वहाँ निश्चित रूप से रहे और उसको सहारा देके बच्चे को निकाले, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके प्लासेंटा को हटाना है। गाय जो है जो बाछी के ऊपर में या बाछा जो भी पैदा हुआ है उसके ऊपर में जो श्लेष्मा लगा रहता है उसको चाट चाट के हटाती है। तो और दूसरा ये है कि बिल्कुल ध्यान देना है कि झेर जो है वो उसको प्लासेंटा को कभी भी जानवर नहीं खाए, क्योंकि वे प्लासेंटा अगर खा लेगी तो आगे का दूध एकदम सूख जाएगा। और दूसरा ये है कि आप उसको जो आप अभी गुड़ है, हल्दी है, इन सब चीजों को हम लोग उसको देते हैं। पशु को अगर बयाने में कोई परेशानी आए तो नजदीकी पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। बयाने के आधे घंटे के भीतर नवजात बच्चे को खिस अवश्य पिलाएं। प्रसव के बाद ही गाय भैंस को 2 से 3 बार काढ़ा जिसमें अलसी 200 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम को 5 लीटर पानी में अच्छी तरह पकाकर उसमें 1 किलो गुड़ मिलाकर पिलाएं। ये काढ़ा पशु के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। यदि पशु प्रसव के 12 घंटे के अंदर जीर नहीं गिराता तो आपको नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। तो आप इन सब छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान रखते हैं तो हमारे किसान भाई जो है वो इससे पशुपालन से लाभ ले सकते हैं। लीची के बाग इस समय फूलों और फलों से लदे हैं और इस स्थिति में फलों के झड़ने और फल विगलन रोग की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप कौन कौन से उपाय को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं तिरहुत कृषि महाविद्यालय जिला मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर फूलचंद्र।
किसान भाइयों, आप सभी लोगों को मालूम है कि जितने फलदार वृक्ष हैं हमारे बिहार राज्य में, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिले में लीची की भरपूर मात्रा में बगीचे को देखने को मिलते हैं और किसान भाइयों से भरपूर आमदनी प्राप्त करते हैं। किसान भाइयों, जब आपके लीची के फल तैयार हो जाते हैं, यह बीमारी देखने को मिलती है। जो लक्षण दिखाई देते हैं, सबसे पहले जो आक्रांत फल होते हैं उसे आप देखेंगे कि उसके ऊपर के छिलके जो है हल्का मुलायम हो गए हैं। मुलायम के साथ साथ जो है छिलके का जो लालिमा कलर होता है उसके बजाय जो है थोड़ा कत्थई या जो है भूरे या लास्ट में जो है काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। सर्वप्रथम रोग के प्रकोप से छिलका मुलायम हो जाता है और फल सड़ने लगते हैं। इस रोग से प्रभावित फल खमीरीकृत या किण्वित पदार्थ जैसी गंध देने लगते हैं। यह रोग कई प्रकार के फफूंद जैसे अल्टरनेरिया, अल्टरनाटा, ग्लोयोस्पोराइटिस, एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस नाइजर द्वारा जनित होता है। फलों का यातायात एवं भंडारण के समय इस रोग के प्रकोप की संभावना ज्यादा होती है। और उसके बाद जो है वह फल का छिलका जो है बीज से जो है या जहां आक्रांत पोर्शन का छिलका है वहां से फट जाता है। फट जाने के बाद जो है आप उसके ऊपर देखेंगे कि सफेद रंग के कुछ पदार्थ दिखाई देता है जिसे हम फफूंद के नाम जानते हैं। तो इससे चूंकि अंत समय में जब फल तैयार होता तब इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों को अपने बगीचे की रख रखाव अच्छे ढंग से करें, समय समय पर लीची में पानी का व्यवहार जरूर करें और साथ ही साथ जो इसके लिए अनुशंसित खाद की मात्रा है, नत्रजन वाली खाद या फास्फेटिक वाली खाद या पोटेशियम खाद है, उसके साथ साथ जो है आप बोरान का भी इस्तेमाल करें। बोरान बोरेक्स के नाम से मिलती है, उसका जो है आप 2% के हिसाब से उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, बाजार मिलती है दवा। और या बोरान जो मिलता है सुहागा के नाम से, उसे आप खाद में मिला करके मुश्किल से जो है 10 से 15 ग्राम प्रति पौधे अगर खाद के साथ इस्तेमाल कर देते हैं तो अगर बोरान की कमी के चलते या फल में जो क्रैकिंग आ रही है, फटने की समस्या आ रही है, वह रुक जाएगा। फल तुड़ाई के 15 से 20 दिन पहले वृक्षों पर थायोफेनेट मिथाइल 70% WP 2 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजिम 50% WP 2 ग्राम प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करें। फलों की तुड़ाई प्रातः काल 4 से 8 बजे करें और फल तुड़ाई के दौरान फलों को यांत्रिक क्षति होने से बचाएं। फलों की पैकेजिंग 10 से 15% कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाले वातावरण के साथ करें। परिवहन के लिए छेद युक्त फाइबर बोर्ड बक्से का प्रयोग करें। दूसरा ध्यान देना है कि जब आप जो है बाहर आप लीची के फल को तोड़ करके बेचने के लिए कहीं बाहर भेज रहे हैं, दूसरे जिले में या दूसरे प्रांत में, तो निश्चित रूप से जो इसके लिए बॉक्स यूज करते हैं ट्रांसपोर्टिंग के लिए, वह छिद्रदार बॉक्स हो। 40 डिग्री टेम्परेचर पर, 40 डिग्री टेम्परेचर और 85 से 90% ह्यूमिडिटी जिसे हम नमी कहते हैं, उस पर जो है फल को तोड़ने के बाद जो है जहां पर आप अगर इस तरह की आप सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं तो उसे तोड़ करके एक दिन के लिए उसमें रख देते हैं, तो वो उस टेम्परेचर पर और उस ह्यूमिडिटी पर जो है फल को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें इस तरह की समस्या नहीं आएगी। बाग बगीचे की जो सफाई करनी चाहिए, जिस बात को ध्यान देना चाहिए, यदि आप करते हैं तो आपके लीची के फल में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, शिकायत मिलती है, उससे हम निजात पा सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के से मध्यम बादल आ सकते हैं। अगले 24 से 48 घंटों में उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। 48 घंटों के बाद भी मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। उसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस अवधि में अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे रह सकता है तथा न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए समस्तीपुर और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि अगले 24 से 48 घंटों में कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना को देखते हुए कृषि कार्यों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। गेहूं, अरहर तथा रबी मक्का की कटनी तथा सुखाने का काम सावधानी पूर्वक करें। विगत माह में बोई गई मूंग और उड़द की फसलों में निकाई, गुराई एवं बछनी करें। इन फसलों में सघन रोमों वाली सुड़िया की निगरानी करें। इनके सुड़ियों के शरीर के ऊपर काफी घने बाल पाए जाते हैं। यह मूंग एवं उड़द के पौधों के कोमल भागों विशेषकर पत्तियों को खाती है। इनकी संख्या अधिक रहने पर रोकथाम के लिए फसल में मिथाइल पैराथियान 50 ईसी दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या क्लोरपाइरिफॉस 20 ईसी दवा का 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर बनाकर फसल में छिड़काव करें। लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा में लाल भृंग कीट से बचाव हेतु डाइक्लोरवास 76 ईसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल में छिड़काव करें। ओल की फसल की रोपाई शीघ्र संपन्न करें। रोपाई के लिए गजेंद्र किस्म अनुशंसित है। ओल की कटे कंद को ट्राइकोइमा विरिटी दवा 4 ग्राम प्रति लीटर गोबर के घोल में मिलाकर 20 से 25 मिनट तक डुबो कर रखने के बाद कंद की रोपाई करें ताकि मिट्टी जनित बीमारी लगने की संभावना को रोका जा सके तथा अच्छी उपज प्राप्त हो सके। पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए क्योंकि पशु को संतुलित आहार नहीं देने पर पशु की स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। पशु कमजोर होकर बीमार होने लगता है। इसलिए पशुओं को प्रोटीन युक्त आहार दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है गांव डूगरा, जिला खूंटी के राजू महतो ने। आपने कद्दू वर्गीय फसलों में लाल भृंग कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी आपके खेतों में लत्तर वाली फसलें उगी हुई होंगी, तो अभी आप इस समय रेड पंपकिन बीटल और इसे हम हिंदी में कहते हैं लाल कद्दू कीट, इसका प्रकोप आप देख सकते हैं अपने खेतों में। ये कीट क्या करते हैं, ये पत्तों में छेद करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इसके शिशु कीट और इसके वयस्क कीट जो हैं, ये दोनों ही बहुत प्रभावी रूप से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये कीट क्या करते हैं, जो वयस्क कीट हैं ये तनों में और फिर जड़ों में भी जाके नुकसान करते हैं, जिससे कि पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो अब इस कीट के प्रबंधन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो किसान भाइयों, खरपतवार जरूर हटाएं। हम कीटनाशक कार्बाराइल 50 WP का उपयोग कर सकते हैं। उसे हम 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के हम उसका घोल तैयार करेंगे। उससे फिर उसे या तो सिंचाई में उपयोग करें या तो उसका छिड़काव करें। ये हम कर सकते हैं 15 से 20 दिन के अंतराल में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, उपयोग कीजिएगा। अगर आप किसान भाइयों ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आप जैविक कीटनाशक का उपयोग कीजिएगा। तो इसमें क्या है, आप नीम तेल का यूज कर सकते हैं। ये आप 2 ml पर लीटर पानी
में घोल तैयार करके इसका छिड़काव कीजिए। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।